Hello, everybody, and welcome to the podcast series, The Parenting Diaries. Today, we have with us a special talented lady, Mrs. Bhavna Malik. She is a great parent coach as well as a career counselor. And along with that, she also does relationship counseling to various people and helps as a wellness coach. The reason why I invited her to our platform today is, along with her career, she's also brought up her only son Kushagra very beautifully. He is doing mechanical engineering in Thapar College in Patiala, and he has great vision and dreams to be achieved. The fantastic value system that Kushagra has is only because of the parenting he's received so well. So let's hear from Bhavna the amazing parenting journey so that we can get inspired. Welcoming Bhavna Malik. Hello, Bhavna ma'am, and welcome to our podcast Parenting Diary. And today we really want to have a great discussion with you so that we can inspire many parents who are going to watch this show. So welcome. Thank you, Teresa ma'am, for giving me this opportunity. All right. So here we would like to start with a very interesting question first. Bhavna ma'am, can you say what is that special quality or talent in your child, your son Kushagra, that you as a parent are very proud to call about? जैसे कि टीनेज सभी कहते हैं कि बड़ी रिस्की एज होती है, इस एज में हमें बड़ा संभाल के बच्चों को रखना होता है। तो मेरा मानना है कि जैसे बच्चे 0 से लेकर 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, अगर उसमें उनके जब उनका इमोशनल माइंड चल रहा होता है, उसमें अगर अच्छे आप उनकी हैबिट्स डाल देते हो और हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किस लेवल तक जाने वाला है, उसका माइंड कैसा है, वो कैसे आगे चलकर इस चीज़ को अडॉप्ट करेगा। तो जहाँ तक मैं कुशाग्र की बात कहूँ तो हमें ये समझ में आ गया था कि ये बच्चा कैसा है और ये हमारी चीज़ों को जल्दी कैच भी करता था, समझता भी था, रिस्पॉन्ड भी करता था। तो एक बार कुशाग्र का जैसे 3rd क्लास में आया तो उनके स्कूल में एक प्रोजेक्ट आया कि आप अच्छा कोई प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो इस बच्चे ने नया नया देखा था कि एटीएम मशीन को इसने जैसे जाना कि एटीएम मशीन क्या होती है, इसमें पैसे निकलते हैं। तो इतना उसने क्विकली उसको कैच किया कि मैं एटीएम मशीन का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। उसमें उसने क्या किया कि एक 10 रुपए आप डालो और उसमें 4 तरीके की पेप्सी के आपको मतलब कि फ्लेवर मिलेंगे। और इसका ये प्रोजेक्ट इतना हिट हुआ स्कूल में कि कई और प्रोजेक्ट मैम उसको कहने लगी कि नहीं कुशाग्र तुम कर सकते हो। तो हमने ये देखा कि कुशाग्र ना मतलब डिफरेंट टाइप का बच्चा है। इसने पहले ये एटीएम पेप्सी का मशीन का हिट करा, फिर इसने कार का बनाया। ये कहता है कि मैं एक ऐसी कार बनाना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल से ना चल के पानी से चले। उसको कार्स का इतना शौक है और आज देखो कि वो उसी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए थापर में उसका एडमिशन हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसने मैकेनिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करी और अपना एडमिशन वहाँ पर कराया। और वहाँ पर उसने जैसे एडमिशन लिया तो वहाँ पर उसने अपने आप को और जाके ज़्यादा एक्सपेंड किया कि एक फार्मूला रेसिंग कार है वहाँ पर, वहाँ की सोसाइटी उसने ज्वाइन करी हुई है। और वहाँ पर उसने एक कनाडा का, एक जर्मनी का और एक इटली का प्रोजेक्ट, इसने वहाँ पर ये 3 प्रोजेक्ट करे और एक कोयम्बटूर का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुशाग्र जो चाहता था, उसका विजन क्लियर था, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है उसकी इस सक्सेस को देख के। वेरी गुड। सो डेफिनेटली कुशाग्र इज ब्लेस्ड विद थिंकिंग डिफरेंटली, है ना। मतलब कुछ भी अलग से हटके वो सोचता है और वो विजन पूरा करने पे लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इसमें पेरेंट्स का योगदान डेफिनेटली होता है भावना, है ना। क्योंकि बच्चे कभी कभी जब हटके सोचते हैं ना, काफी पेरेंट्स ये बोलते हैं छोड़ ना ये सब मत, तुझे जो टीचर ने बोला वो कर। मतलब दे डोंट वांट टू मच ऑफ झंझट एंड झमेला। तो छोड़ो यार, तुझे सीधा जो बोला इतना प्रोजेक्ट बना, मिनी प्रोजेक्ट बता, सबमिट कर, खत्म कर। बट जब कोई बच्चा हटके सोचता है तो उस पेरेंट्स को अगर वो एनकरेज करेंगे तभी वो बच्चा कल जाके कोई बड़ी चीज कर पाएगा अपने पे। सो डेफिनेटली आई एम श्योर भावना मैम आप और आपके हस्बैंड ने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया होगा ताकि कुशाग्र ऐसा करे। So great quality, I think every parent will be proud about. Second question जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कोई parenting philosophy या अप्रोच रहा है? जैसे आप कुशाग्र को बड़ा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिलकर किया कि ये पेरेंटिंग फिलॉसफी हम यूज करेंगे हमारे बच्चे की। यहाँ मैं ना अपनी खुद की पेरेंटिंग को पहले थोड़ा सा बताऊंगी कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे अपब्रिंगिंग करी। तो मैं जब एक तो मैं बहुत मांग मांग के आई थी और जब कोई मांग मांग के आता तो उस पूरे घर का बहुत लाडला होता है
5 साल तक मैंने जमीन पे पैर ही नहीं रखा था। मेरी भाई साहब, मम्मा कहती है कि अगर तुम इसे चलने नहीं दोगे तो मेरी बच्ची चलना नहीं सीखेगी। मैं अगर थोड़ा सा भी चलती थी ना, अरे रे रे थक जाएगी, इसको नहीं चलने देना। तो मेरे को ना, वैसे मेरा जो था, मेरा बचपन, बड़ा होना, मेरा मतलब बहुत ही पलकों में रही थी। फिर मेरी मैरिज हुई तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरे को पलकों पे रखा। मतलब वो इतना, जो मेरा कहना मानना, हम दोनों एक दूसरे का कहना बहुत मानते थे। मेरी मदर ला का बहुत सपोर्ट रहा मेरे को। यहाँ पर दिल्ली में, सोनीपत से, हरियाणा से जब मैं दिल्ली में आई तो यहाँ पर आकर मेरे को दिल्ली के हिसाब से पूरा मैंने अपने आप को अडॉप्ट किया। और यहाँ की मतलब सिटी को मैंने जाना, यहाँ के लोगों को मैंने जाना। इसमें मेरे हस्बैंड ने कहा तूने जो करना है कर। और मैंने यहाँ आकर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर मैं जब मदर बनी, कुशाग्र आया, तो कुशाग्र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब जो काम मैंने कभी अपने लिए नहीं किए थे, मुझे इसके लिए जब मैंने करना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा भी होता है। तो मेरी मम्मी ने बताया कि अब पता चला कि तुम कैसे बड़े होते हो। तो ये चीज मैंने कुशाग्र के बड़ा होने में खुद भी सीखी। तो कुशाग्र जो था ना, मैं सच में कहूँ एक ब्लेस्ड चाइल्ड कह लो, कि उसने ना कभी तंग नहीं किया था, कभी तंग नहीं किया था। मतलब 12th तक उस बच्चे ने मेरे को तंग नहीं किया। पर वो 2 चीजों के लिए मेरे को बस परेशान करता था। एक फूड हैबिट को लेके कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना। उसको ना वैरायटी चाहिए होती थी, हर वक्त उसको वैरायटी चाहिए होती थी। और दूसरा इसको फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी खुद की भी बहुत फ्रेंड्स थी। मेरी मम्मी मेरे को कहती थी कि पता नहीं कैसे ये लड़की इतने फ्रेंड्स बना लेती है। सेम क्वालिटी कुशाग्र के अंदर आज तक है। और उसके इतने फ्रेंड्स थे। अगर कोई फ्रेंड्स, हम एक तो वो सिंगल चाइल्ड था, जब वो घर से जाता था ना, जैसे उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं तो खींच खींच के पकड़ता था, बिठाता था कि नहीं तुम नहीं जाओगे। और कई बार क्या होता था कि उनका होमवर्क कहता था मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, पर तुम मेरे घर से नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है कि बंदा सोचता नहीं है कि सेकंड चाइल्ड होना चाहिए। हमने भी मतलब इस चीज तरफ ध्यान दिया कि कंपनी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे 2 मिसकैरेज भी हुए इसमें। तो मतलब इसकी जो पेरेंटिंग रही ना, बहुत मजेदार रही, जहां तक मैं कहती हूँ। तो आप एकदम बिंदास पेरेंटिंग बन के कर रहे थे बिंदास एकदम, फिलॉसफी। जितना हम ओपन रहेंगे ना बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है ना, उसमें हम बच्चे की पहले सुनेंगे। क्योंकि उस बच्चे को तो वो तो सिर्फ कच्ची मिट्टी है ना, सिर्फ देख रहा है, वो देख के वो रिएक्ट कर रहा है। हमें तो उससे ज्यादा पता है ना, क्योंकि हमारा गैप 25 से 30 साल तक का होता है बच्चे के साथ, पेरेंट्स का। हमें अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से उसको गाइडेंस देनी होती है। लेकिन बच्चा अपने लेवल से अपने आंसर्स देता है। तो हमें सबसे पहले बच्चे को सुनना चाहिए, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम आज की डेट में क्या करते हैं, अभी बच्चे ने बात बोलनी शुरू की, हम रिएक्ट कर जाते हैं। वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा बॉन्ड बनता है बच्चे के साथ। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आपका, बराबर का। मतलब बिंदास पेरेंटिंग करते वक्त भी यू हैव टू लिसन, है ना, बच्चा क्या, क्योंकि हर बच्चा अलग है। अगर हमारे घर में 3-4 बच्चे होंगे, सबके सब अलग होंगे, तो कोई स्ट्रेट फिलॉसफी या एक फिलॉसफी तो आप अपना सकते ही नहीं हो। हर बच्चे का व्यवहार, उसका तौर तरीका, उसकी हैबिट्स देकर आपको अपनी पेरेंटिंग को धीरे धीरे अप्रोच चेंज करते जाने पड़ेगी। तो ये बढ़िया चीज कही है अपने कि डोंट रिएक्ट बट जस्ट लिसन, understand your child, and then when you respond they will definitely give you a better bond. बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और बड़े स्मार्ट होते हैं। और उनको ये पता होता है कि जब घर में मतलब पापा से कौन सी बात मनवानी है और मम्मी से कैसे हमें हैंडल करवाना है। उनको सब पता होता है कि दादी को कैसे यूज करना है। दे आर वेरी स्मार्ट। Exactly. That's very. तीसरी चीज जो मुझे आपसे पूछनी थी, जब कुशाग्र बड़ा हो रहा था, was there any particular habit या रूटीन जो आपने कुशाग्र में इंस्टिल किया एज ए यंग एज से, जो आपको लगता है कि आज बड़े होने पर उसके लिए ये काफी, उसके सक्सेस के लिए योगदान रहा? हर बच्चा जो है ना, जैसे डिफरेंट होता है, उसकी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। और पेरेंट्स का रहता है कि मैंने जैसे अपने घर में सीखा मैं वो उसके अंदर डालूं। और फादर का होता है कि हमारे घर में जैसा हुआ तो मैं उसके अंदर, मतलब हर घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, चाहे वो नानी के घर जाए तो वहाँ उनका अपना नजरिया होता है, दादी के घर अपना अपना उनका मेथड होता है कि हमारे हिसाब से इसकी ये हैबिट डेवलप होनी चाहिए। जहाँ तक मैं कुशाग्र की बात कहूँ तो मेरी मदर इन लॉ एज ए टीचर रिटायर्ड हैं। इंग्लिश की टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल से वो रिटायर्ड हुई हैं। तो उनकी कुछ चीजें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जैसे कि फ्रूट खिलाना और हर चीज की हैबिट डाली कि जैसे कई बच्चे घिया दोरी टिंडे नहीं खाते, मेरे बच्चे ने वो सब खाया और बड़ा खुश होके कहता था टिंडे नहीं बने, टिंडे नहीं बने। तो वो मतलब कि
वो कहते थे कि बच्चे को ना सब कुछ खाना आना चाहिए। आज बच्चे थोड़े जैसे हॉस्टल में चले गए हैं, तो उनका बिल्कुल खाना पीना एकदम डिफरेंट हो गया है। वहां पर जो मिला खा लिया, जो नहीं मिला तो बाहर से ऑर्डर करके खा लिया। अभी कुशागर की खाना पीना ये सब चीजें तो बहुत मतलब सेटल चलती रहती थी। तो डे बाय डे हर दिन चेंज होती हैं, कभी मूड कैसा है, कभी मूड कैसा है। एक मैंने उसकी हैबिट जो डाली थी ना, वो बहुत मैंने उसकी बचपन में ही डाल दी थी कि जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ, जब वो PP1 में गया, तो मेरी मम्मी ने वो हैबिट डाली थी, वो मैंने इसके साथ करी कि क्या जो था वो? स्कूल में करवाया है, जो स्कूल हाँ। में पढ़ाया है, शाम को आते ही पहले रिवाइज करेगा, रेस्ट करने के बाद, और फिर तू फ्री है, मेरी तरफ से तू फ्री है। और जब मंडे टू फ्राइडे का स्कूल होता था, सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती थी। मंडे टू फ्राइडे जो स्कूल में कराया है वो तो डेली रिवीजन होना ही होना है। सैटरडे संडे जो 5 डेज में हुआ है उसका पूरा टेस्ट बना के संडे तक मैं उसको पूरा रिवाइज करा देती थी, जिससे एग्जाम डेज में उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जितना हम डेली थोड़ा 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 करके कराते हैं ना, लास्ट में जाकर वो बर्डन नहीं होता है। फिर बच्चा ना प्रोकास्टिनेशन नहीं करता, डिले नहीं करता है कि नहीं आज तो इतना सारा हो गया, कल कर लूंगा। ऐसे करते करते वो बहुत सारा हो जाता है। डेली थोड़ा थोड़ा जरूर कराते रहिए। और दूसरी एक कुशागर की हैबिट थी, खेल, मुझे डेली खेलना है, क्योंकि ना तो उसके अंदर एनर्जी बहुत है। जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होती ना, ये बच्चा पढ़ता भी नहीं है। इसको पहले खेलना है, देन इसने पढ़ना है। तो मेरे लिए रहता था कि भैया तू पहले खेलने चला जा, ताकि तो जो काम 2 घंटे में होना है ना, वो मेरा आधे घंटे में हो जाएगा। तो अगर बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत है, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होएगा, मिट्टी से नहीं खेलेगा, पूरा पसीना पसीना निकाल के नहीं आएगा ना, तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी अंदर हाई है ना, अब कहीं ना कहीं तो उसको निकालनी है। तो मैंने 2 काम कुशागर के साथ किए थे कि इसको पहले खेलने जाने देती थी, और उसके बाद मैं उसको 1 घंटा बस पढ़ाती थी। जो मेरे को 2-3 घंटे लगने होते थे, वो मेरा काम 1 घंटे में हो जाता था। ये भी फ्री, मैं भी फ्री। 8 बजे के बाद हमारे घर में कोई बुक्स नहीं उठाते थे। ये हैबिट कुशागर की आज तक है वेरी गुड। कि जो कॉलेज में कराया वो रात को वो रिवाइज करता है, चाहे जितनी देर तक उसको बैठना पड़े। वो पहले वो खेल के आएगा, मुझे बताता है मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ। कल रात को भी वो 1 बजे तक क्रिकेट खेला है, बाद में पढ़ा है, और फिर सुबह क्लासेस ज्वाइन करने के लिए गया हुआ है। इसके लिए मुझे खुशी होती है कि उसने इस चीज को अब तक मेंटेन किया हुआ है। नहीं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अनोखी हैबिट आपने जो शेयर किया। I'm sure बहुत पेरेंट्स जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, they'll get inspired। और काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये हैबिट डालते वक्त हमें बच्चों को कुछ ना एक मेथड भी देना पड़ेगा, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है क्यों आज पढ़ना है, हम सैटरडे संडे क्यों नहीं पढ़ सकते। और जैसे मेरे घर पे एक किस्सा मैं बताती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों के बीच मैंने डिफरेंस देखा था। एक जो थी ना, वो लास्ट मिनट में पढ़ती थी, लाती थी अव्वल नंबर 85-90%, और दूसरी जो थी वो रोज बैठ के थोड़े 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 रिवाइज करती थी। जैसे आपने पूछा, उसमें ऐसा था कि रोज मुझे पढ़कर ही जाना है, और एग्जाम के टाइम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, 10 बजे से बुक्स सब बंद, मिलता था उसको 75%, है ना। दूसरी जो है वो मर मर के एग्जाम के दिन 1 बजे 2 बजे तक लगे पढ़ा है, लास्ट मिनट में सब रश करके देखो मम्मा मैं परसेंटेज लेकर आई। तो एक बार जब दोनों ही रिजल्ट्स लेकर आए, तो मैंने बोला वैसे तो अच्छे नंबर्स लेकर आई, लेकिन मैं प्राउड इस पे हो ज्यादा। तब इससे कंफ्यूजन हो गया, ऐसे क्यों कहा मैंने, आप नंबर्स अंक ज्यादा लाए। तो मैंने बोला बेटा ये लास्ट मिनट जो पढ़कर लाते हैं ना, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो रेगुलरली अपनी मेहनत करे, क्योंकि जिंदगी में रेगुलरली करने वाला ही सक्सेसफुल होता है। लास्ट मिनट में हशन रश करके कोई सक्सेस नहीं गेन कर पाता, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहे। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने मैसेज दिया, जो छोटी वाली थी उसे एनकरेजमेंट मिली कि चलो मैं सही कर रही। देन ऐसे बेटा आपको थोड़ा सा और एनर्जी लगा ना, तो आप 75 से 85 आ जाओ, आपका प्रोसेस सही है। इसका तो प्रोसेस ही डामाडोल है। टेल द चिल्ड्रन, और व्हेन यू एनकरेज व्हाट इज राइट, देन द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। थैंकफुली कुशाग्र केस में एक ही था, तो इसलिए ठीक था। वहाँ यहाँ क्या होता है, बच्चे कंपेयर करते हैं। अगर हमने जिसने अव्वल लाया उसको एनकरेज कर दिया, शाबाश, तो दूसरी बेटी भी वैसे हशन रश करे। तो ये हमें बहुत ही चैलेंजिंग होता है, दो अलग अलग बच्चों के हैबिट्स के कैसे कंपेयर कर। वेरी गुड, एंड बहुत अच्छा हैबिट आपने शेयर किया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भावना मैम, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ फेलियर्स और सेटबैक्स आपके बच्चे के जिंदगी में आए होंगे? आई एम श्योर हर बच्चे में हमेशा सक्सेस नहीं होता, कभी ना कभी उनके पास भी फेलियर सेटबैक्स होते हैं उनकी लाइफ की जर्नी में। और जब ये हुआ,
how did you help him to build resilience or become more strong and powerful? कहते हैं ना कि टीन एज सबसे रिस्की एज होती है, बहुत रिस्की एज होती है। ये ना हम लोगों ने माइंडसेट बिठा रखा है कि टीन एज रिस्की होती है, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स को रहता है कि इसमें बिगड़ने का, कहीं भी गलत हैबिट में बच्चा ना चला जाए, अल्कोहल में ना चला जाए। आजकल जैसे फोन बच्चे बहुत देखते हैं, पता ही नहीं होता फोन के, आजकल जो डिजिटल एनवायरनमेंट चल रहा है, गैजेट्स में बच्चे इतने चले गए हैं, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं डरते रहते हैं। उनका डर वाजिब भी है, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर ऑब्जर्व तो करना होता है ना, लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि 0 से 7 साल तक के बच्चे का इमोशनल ब्रेन डेवलप होता है, फिर उसका धीरे धीरे रीजनिंग, लॉजिकल माइंड, तो हर चीज़ चल ही रही होती है। तो कुशाग्र के लिए भी हमें ये प्रॉब्लम आई। ऐसी बात नहीं है कि कुशाग्र अलग प्लेनेट से आया है, वो भी इसी प्लेनेट का ही बच्चा है। तो कुशाग्र ने हमें काफी मतलब परेशान किया। उसकी ना जब टीनेज में आया तो वो जिद्दी हो गया थोड़ा, कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। और ना जैसे मतलब कि अपना काम हो गया और अपना बिजी हो गया। हमने कोई काम कहा, जैसे पानी का गिलास ही कह दिया कि बेटा पानी का गिलास ला दे, पापा अभी ऑफिस से आए हैं, अपने आप ले लो। एक बार तो ऐसा हुआ कि अमित ने बोला कि मुझे पानी का गिलास ला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। उल्टा सामने से क्या आंसर मिलता है, पापा आप खड़े हो ना, कुछ भी पी लो, मेरे को भी ला दो। तो हमने ये चीजें मतलब मैं आपस में डिस्कस भी करते थे। अब क्या होता है कि हम एज ए कोच, पेरेंटिंग कोच हम होते हुए, हम बाहर ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर जब आते हैं तो हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी होते हैं। और फिर हमें अपने बच्चे को हैंडल करवाने के लिए बाहर से, मुझे इसकी टीचर को इसका कोई काम करवाना होता था ना, मैं डायरेक्ट कभी नहीं करती थी इसकी। जब टीनेज आई थी, मेरी फ्रेंड इसकी मैथ्स की ट्यूटर थी, तो उसको मैं कहती थी और उसकी बात ये बहुत जल्दी मान जाता था। तो मुझे वंदना ने बहुत हेल्प करी इसमें, कुशाग्र की कुछ चीज़ों को ठीक करने में। जहाँ तक एक सेटबैक की कहूँ, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे साथ, हमारे साथ, कि हमने कहीं जल्दी कर दी थी या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इसका फिटजी में एडमिशन 9th में करा दिया। जब हमने इसका 9th में एडमिशन कराया, बहुत खुशी खुशी जाता आता, और एक दिन तो ऐसा हो गया था कि मैं मेट्रो से अकेले चला जाऊंगा, क्या पिक एंड ड्रॉप आप करते हो, मैं छोटा बच्चा थोड़ा, उसके अंदर ना कैसा वो आ गया कि मैं अब खुद ही हैंडल कर सकता हूँ, अकेले में जा सकता हूँ। लेकिन मेरा रहता था कि मैं अभी कुछ टाइम तक इसको छोड़ने जाऊंगी, लेके आऊंगी। 9th अच्छे से निकला इसका। 10th जब अक्टूबर नवंबर में आया ना, बोर्ड्स इसके पास आने लगे, तो इसने गिव अप कर दिया कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 10th भी ना कर पाऊँ। ब्रिलियंट बच्चा था और हमें लगता था कि कोप अप कर लेगा, कि दोनों तरफ, क्योंकि देखो सिलेबस सेम है तो कर ही लेगा। लेकिन इस बच्चे ने 10th के एंड में फिर से ड्रॉप कर दिया। और जब ड्रॉप किया तो मुझे थोड़ा लगा कि देखो हमने जेई के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, अब ये कैसे करेगा, प्रिपेयर कैसे करेगा। जैसे इसके 10th बोर्ड फिनिश हुए, लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा तो समझ ही ना आया कि अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि सभी पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इन बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कभी बच्चा कैमरा ऑफ करके बैठा है, कभी सोए हुए, बस क्या था लैपटॉप खुला होता था, लेकिन क्लासेस में सिर्फ बच्चे अटेंडेंस के लिए बैठते थे। तो मैं तो यहाँ अपने एक्सपीरियंस से पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि अर्ली बच्चे को ऐसी प्रिपरेशन के लिए नहीं मैं डालने को बोलूंगी कि माइंड जो है ना 10th तक वैसा तैयार नहीं होता जैसा 11th में बच्चे का माइंड सेट होता है कि 2 साल मेरे को जेई करना है या नीट करना है, उसके लिए उसका माइंड वैसा डेवलप हो जाता है। आजकल पेरेंट्स क्या कहते हैं कि 6th 7th 8th में ही अर्ली स्टार्ट करा देते हैं, फिटसी में या आकाश में। अर्ली कराना भी बच्चे की मेंटल उसको स्ट्रेस देने वाली बात है, जिसमें उसका डेवलप नहीं हो पाता, ना उसकी ग्रोथ होती है, ना उसे कुछ पता होता है। बस एक हम क्या है ना कि एक दूसरे की देखा देखी में हम ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए कि मुझे कितना बर्डन देना और कितना नहीं देना। मैंने ये गलती करी थी। फिर हमने बाद में डिसाइड किया कि जब ये 11th में आया, 12th तक आते आते फिर हमने यही डिसाइड किया कि इसको हम एक कोर्स था इसका बी फार्मा का, इसने फिर एकदम से इसका माइंड चेंज हुआ कि मैं बी फार्मा करूंगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने
बी फार्मा एमबीए की हुई थी, तो बी फार्मा की तरफ मैं बी फार्मा कर लूंगा, बी फार्मा कर लूंगा, लेकिन 12th तक उसका काफी माइंड ये चल सेट हो गया था कि मुझे बी फार्मा करनी है। तो ये चीज हमारे को ये प्रॉब्लम आई। तो ये पेरेंट्स को ना बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए कि कितना किस एज में करना कर काम कोर्स हमें ज्वाइन कराना है, तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि काफी बार हम दूसरे पेरेंट्स को देखते कि यार वो अपने बच्चों को डाल रहे हैं जेई प्रिपरेशन 9th स्टैंडर्ड से, हम भी कर लेते हैं, हमारा बच्चा कहीं पीछे न रह जाए। लेकिन हर बच्चा अलग है और सबके स्ट्रेंथ और सबके रेजिलियंस भी अलग है, तो हमारा बच्चा कितना झेल पाएगा ये हमें जज करके फिर हमें करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था कि any moments when you felt uncertain or worried about your child's future, जैसे भी आपने कहा है ना, वो डिसीजन चेंज कर रहा था, या ऐसा कुछ भी करियर रिलेटेड या कुछ भी उसके फ्यूचर रिलेटेड कुछ ऐसा डिसीजन लेना था और आप लोग नहीं कर पाते और डिसीजन लेने में आपको दिक्कत, हाउ डिड यू नेविगेट दोस फीलिंग्स और उसको कैसे हेल्प किया आपने कुशाग्र को? हाँ, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये मेरा काफी टचिंग क्वेश्चन है और इसमें हम कैसे निकले हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन जितने कम में करूंगी उतना आप ज्यादा समझ जाएंगे। कुशाग्र के 12th बोर्ड्स चल रहे थे और सडनली कोविड में उसके फादर बोर्ड्स के एग्जाम से 2 दिन पहले एक्सपायर हो गए और उस वक्त इसने कहा कि मैं पेपर नहीं दूंगा। पता नहीं मेरे अंदर कैसे पावर आई, क्या हुआ। मेरे घर में सब लोग खड़े थे कि पेपर तो तेरे फरिश्ते भी देंगे, और मैंने अपने बच्चे को ऐसे रख के और बहुत अच्छे से उसके पेपर्स दिलवाए और उसने 92% बोर्ड्स में स्कोर करे। बहुत अच्छे से उसने करा था इस काम को। और फिर जब उसकी एंट्रेंस की बारी आई, वहाँ थोड़ा सा वो पीछे हो गया क्योंकि उसको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला। उसने 3 बार कॉलेज चेंज करा और दिसंबर में उसने जाकर डिसाइड किया कि मैं जेई दोबारा दूंगा। उसने दोबारा जेई दिया, तब भी मैं डरी हुई थी कि कैसे करेगा और मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत डरी हुई थी कि यहाँ तक मैं ले आई। मुझे तो एक साल ऐसे लगता था कि नहीं, ऐसे चलना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। हर पेरेंट को होता है। सिंगल मदर, मैंने इसके साथ वो दोनों रोल प्ले उस वक्त किए, आज भी कर रही हूँ, हमेशा खड़ी हूँ मैं इसके साथ। बच्चा बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है हमारा। और उस बच्चे ने दोबारा जेई क्रैक किया, 95 परसेंटाइल उसने स्कोर करी और उसको अपनी पसंद का थापर में मैकेनिकल मिला। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ मैं ये मैसेज दूंगी कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, जितनी प्रॉब्लम हमने फेस करी इससे बड़ी कोई नहीं होती, इससे बड़ी कोई नहीं होती। और इसमें अगर बच्चे के करियर को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी और वो अगर वो सीढ़ी चढ़ गया ना, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि मेरा कैसे करना है। जब वो 4 साल बाद अपने साथ के बच्चों को ग्रो करते देखता और उस वक्त कहता कि आप तो समझदार थे ना, आपको तो पता था ना। मैं अगर उस वक्त इमोशनल टूटा हुआ था, यहाँ पर मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया और इस बच्चे ने उस चीज को साथ दिया मेरा। ये कुशाग्र की भी अच्छी मैं कहूँगी, उसने इस चीज में मेरा साथ दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और आज जब वो वहाँ पे सेटल्ड है, मैं मेंटली थोड़ी खुश हूँ कि नहीं, अब वो कर रहा है और अब कर जाएगा। तो ये चीज मैं मैसेज यही दूंगी कि कुछ भी दिक्कत आ जाए, बड़ी से बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, करियर को बिल्कुल भी दांव पे ना लगने देना। क्योंकि यही बच्चे आगे चल के हमें क्या बाउंस बैक करें हमें भी नहीं तब पता चलेगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत डेलिकेट चीज है ये चीज, उसको लाइटली नहीं ले सकते है। उस वक्त इमोशनल बहाव में हमें कभी कभी लगेगा कि यार कर लेते, लेकिन बाद में जब फ्यूचर में जाके कुछ होगा ना, तब बच्चों को लगे कि हमने उस वक्त क्यों नहीं डांटा या फटकारा या टाइम पे क्यों नहीं इन्हें पुश किया। वो फीलिंग आ जाएगी तो तब पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा, तब बहुत देर भी हो जाएगी। तो आपने बड़े इस कठिन वक्त पे भी स्ट्रॉन्ग हेड यूज किया और प्रैक्टिकली सोचा, वो बहुत बड़ी बात है भावना मैम। क्योंकि काफी लोग इस वक्त इमोशनली बह जाते हैं और उनके लिए वही चीज दिखाई देती है, वो सोच नहीं पाते अपने दिमाग से क्या करना है। लेकिन आपने स्ट्रांगली खड़े रह के कहा कि नहीं, तेरे फरिश्ते भी एग्जाम देंगे। मेरे को तो यहाँ तक लोग कहते थे कि
तुम्हारा घर कैसे चलेगा, फिर तुम्हारा मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, चारों तरफ से, मतलब मैं टूटी अंदर से थी, लेकिन मैं ऊपर स्ट्रांगली खड़ी रही थी कि अगर मैं बिखरी ना तो ये बहुत कुछ बिखर जाएगा। पता नहीं उस वक्त कैसे कह लो, बस मैं निकाल दिया वो समय, और आज स्ट्रेंथ आ जाता है ना निकल उस गए। समय, तो हमें ऑप्शन नहीं है, हमारे पास स्ट्रेंथ आ कई जाती बार है ऑप्शन भी नहीं होती ना। तो भावना मैम, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको दोबारा एक चांस भगवान ने दिया है कि कुशाग्र को फिर से पेरेंटिंग करनी स्टार्टिंग से, तो आप क्या चीजें हैं जो आप करेक्ट करोगे या फिर बदलाव लाओगे आपके पेरेंटिंग स्टाइल? एक नहीं, बहुत सारे हैं मेरे पास। अब तो मेरे को ठीक करने का तरीका भी पता चल गया ना कि इसके साथ मुझे करना कैसे है। अगर मेरे को दोबारा ये मौका मिला ना, तो मैं कुशाग्र की ना 2 चीजें चेंज करना चाहती हूँ। कि एक तो जैसे वो किसी की बात सुनता नहीं था उस वक्त, और मैं चाहती हूँ कि अब वो मेरी बात को कैसे मनवाना है, अपनी वो तरीका मुझे पता है, तो अब उसे कैसे काम करवाना है, अपने कई चीजों को जैसे ठीक करवाना है, तो अब मैं उसकी वो करवा सकती हूँ उन चीजों को। वेरी गुड। और दूसरी 2 चीजें आपने बोली, एक तो ये है, दूसरी क्या? और दूसरी जैसे कुशाग्र का ना बचपन में होता था कि मेरे को फटाफट कार मिल जाए और मुझे ना चलानी है। और एक बार तो उसने क्या किया कि हम लोग अभी नीचे उतर ही रहे थे, इसने फटाफट चाबी ले जाके गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस वक्त इसने स्टार्ट कर दी थी, थैंक गॉड किसी और से लगी नहीं। सोसाइटी में तो आगे पीछे गाड़ियां लगी होती हैं ना, तो आज अगर इस चीज को मेरे को मौका मिले तो मैं उसको इस चीज को ठीक कर सकती हूँ कि कैसे मुझे इसको हैंडल करना है। तभी आप सीख गए हो कि बिना उसे डांटे, बिना उसे नाराज किए आप अपनी बात रख सकते हो और उसे मनवा भी सकते हो, है ना। और ये एक चीज अगर हम सब पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही सीख गए ना, जिसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे अप्रोचेस है, एंड आपके जैसे कोचेस हैं इस वर्ल्ड में, है मैं भी हूँ, आप भी, और हमारी कम्युनिटी ऑफ पेरेंटिंग कोचेस है, जिसके थ्रू सारे पेरेंट्स को हम हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये जो हम सीख रहे, अब लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आप पहले से सीख लो, है ना, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो और आप अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड कर पाओ, बिना उसे नाराज किए, बिना डांटे फटकारे, फिर प्यार के तरीके से आप उनसे मनवा सकते हो और सही चीज करवा। आई एम श्योर हमारे पेरेंट कोचिंग कम्युनिटी विल हेल्प अस ऑल, बट आई एम श्योर द पेरेंट्स वुड नीड टू कम टू अस, अदरवाइज वी कांट हेल्प देम। बट बड़े अच्छी चीज बोली अपनी, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो मुझे भी लगती है क्या होता है ना कि पहले अच्छी तरह से करवा सकते। हाँ, क्या होता है ट्रेसा मैम की ना, पहले हमें बच्चों के जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम एकदम से ना रिएक्ट कर जाते हैं, सुनते नहीं। आज हमें पता है कि पहले सुनना है, समझना है कि वो कहना क्या चाहता है, रिएक्ट बाद में करना है। अगर बच्चे ने मेरे सामने आकर कोई भी वो भरा हुआ है एकदम से उसने निकाल दिया, उस वक्त ना रिएक्ट करके बस एक ही कह दो कि 2 मिनट रुक, मैं जरा पानी पी के आऊँ, जरा मैं पानी पीती हूँ, फिर मैं तेरी बात बढ़िया सुनती हूँ। टेक्निक है, उस वक्त 2 मिनट क्योंकि हमारे दिमाग में एक बार वो चीज बैठ जाए, फिर हम थोड़ा समझ पाए, ठंड दिमाग से कुछ काम करेंगे तो सही बढ़िया होती है। एकदम से उबाल में आके हमने रिएक्ट कर लिया, गया वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। और ये चीज ना, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे बच्चों के साथ रिलेशन हो, अगर हस्बैंड हाइपर है, 2 मिनट रुको मैं पानी पी के आई, वो भी डाउन हो जाएंगे, हम भी डाउन हो जाएंगे, और वो बात की स्टेट चेंज हो जाएगी हमारी। ये बहुत ही बढ़िया टिप दी आपने, पानी पीने वाला टिप, ये मैंने भी नहीं सोचा था, है ना। इट्स वेरी नाइस आइडिया। चलो ऑलराइट, इसके साथ हम जाते हैं अपने पॉडकास्ट की आखिरी क्वेश्चन में। आपकी पूरी एक्सपीरियंस जो एज अ पेरेंट है, एज अ कोच है, एज अ काउंसलर आपने किया है, व्हाट इज द एडवाइस जो आप आज के मिलेनियल पेरेंट्स को देना चाहोगे? क्योंकि हमारी जो अभी जनरेशन आ रही है, जेन ज़ी अल्फा जनरेशन, इट इज वे डिफरेंट देन व्हाट वी वर। सो आप इन मिलेनियल पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं यहाँ ये टिप दूंगी कि मदर की जो नेवल कॉर्ड होती है ना, वो 2 बार कटती है। जब पहली बार कॉर्ड कटती है, और जब उसकी पहली बार कॉर्ड कटती है ना, तो बच्चे के साथ वो उसका रिश्ता बाहर आने के बाद थोड़ा अलग होता है। वो बच्चा बाहर दुनिया देखता है, तब वो ना छोड़ देती है उसको कि तू गिरेगा उठेगा, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, सोशल उसमें जाता है, बहुत कुछ सीखता है, उसमें भी हम उसके साथ खड़े होते हैं। और जब वो बच्चा टाइम मांगता है ना, हम जैसे 40+ में आ गए, बच्चा टीन एज में आ गया, तो हम टाइम नहीं देते कि बाद में बात करूं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो बच्चा जॉब में या बिजनेस में चला जाता है। और जब वो हम कहते हैं कि जरा मेरी बात सुन, 2 मिनट आके बैठ, तो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद बात करेंगे।
फिर हमें उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। Very, very और true. दूसरी बार कॉर्ड करती है जब उसकी शादी होती है, वो कॉर्ड कटिंग करना हम भूल जाते हैं, वहाँ हम नहीं कर पाते। जिस दिन पेरेंट्स ये 2 कॉर्ड काट लेंगे ना, बच्चे की रिलेशनशिप में जाने से पहले भी और बाद में भी ये 2 कॉर्ड अगर पेरेंट्स मदर काट ले, डिवोर्स नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा जब एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाता है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाता है और रिलेशनशिप भी उसके बड़े एक्सपैंड हो रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसकी, और वहां पर वो इन चीजों को जब तक हैंडल करना नहीं सीखेगा ना, वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी कॉर्ड काटिए, पर 2 बार काटिए, जिससे कि बच्चे को उसमें अपने आप को खड़ा करने की हैंडलिंग आ जाए, और हमें उसके साथ सपोर्ट करने का पता चल जाए कि हमें उसको हैंडल कैसे करवाना है। वेरी वेरी गुड। ये चीज बहुत ही अनोखी चीज आपने कही, एंड आई एम श्योर बहुत पेरेंट्स सुन रहे हो। और लास्ट में मैं ये कहूंगी कि पेरेंट का ना कोई मैनुअल होता है और ना ही इसका कोई सिलेबस होता है। इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ हम ही होते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हमें इसको संभालना कैसे है, क्योंकि हमें हमेशा चेक करना है, चेंज करना है, और चॉइस हमें देखनी है कि हमें चॉइस क्या देनी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये एक्चुअली जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पेरेंट्स को ये लगता है कि हम बच्चों को बड़ा कर, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस दौरान आप भी एज अ पेरेंट बड़ा हो रहे हो, आप भी ग्रो हो रहे हो। इसलिए तो हम उसको चाइल्डिंग नहीं कहते, इसको पेरेंटिंग कहते हैं, कि हमारी ग्रोथ हो रही है, हम एज अ पेरेंट ग्रो हो रहे हैं, सीख रहे हैं कि एक किस तरह हमें उनके साथ निभाना है, किस तरह उन्हें बड़ा करना है, किस तरह हमें रिस्पॉन्ड करना है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उसके साथ हम भी बड़े होते हैं एज अ पेरेंट। तो डेफिनेटली अगर हम इसको समझ के चले विदाउट रेफरिंग टू एनी syllabus and book and thinking about how our parenting, and enjoy this journey and learn in this journey, then I'm sure we will have a beautiful life. Thank you भावना मैम। खूबसूरत है लाइफ, बहुत खूबसूरत है, लाइफ बहुत खूबसूरत, और जितना खूबसूरत हम इसको बनाना चाह सकते हैं वो उतनी खूबसूरत बनती जाएगी। यही अगर हम इसका अपोजिट करेंगे ना, तो हमें वही मिलेगा जो हम नेगेटिव करते जा रहे हैं, रोना धोना, सेल्फ पिटी, हम इसी में ही चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर हमें ग्रो करना है तो हमें सब कुछ हरियाली हरियाली, हरा भरा सब दिखेगा, और हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, और हमारे माइंड खुलता जाएगा। वेरी वेरी। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, इनको जितना प्यार से हैंडल करोगे ना, वो प्यार से हर बात मानेंगे। अगर यही आपने डांट के बोला तो थोड़ी देर बाद वो आपके साथ डांट के ही बात करेगा। वो हमारी बातें सुनने से ज्यादा हमें देख कर सीख रहे हैं ना, हमारे व्यवहार से सीख रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड टू गिव देम दैट रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ देम। बड़ी अच्छी और प्यारी बातें आपने आज हमें इस पॉडकास्ट में दी भावना मैम, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स जो इस सारी पॉडकास्ट को सुनेंगे, दे विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू इनसाइट्स एंड वैल्यू, एंड आई एम श्योर दे विल हैव अ ग्रेट पेरेंटिंग जर्नी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much, Teresa ma'am.